नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है इंडियन ओवरसीज बैंक, जिसको हम IOB के नाम से भी जानते हैं। तो ये स्टॉक जो है 56 रुपीज 20 पैसा पे ट्रेड करा है। 7.88% का आज इसने फ्राइडे को इसने अप मूव दिया था मार्केट में। मार्केट कैप की बात करें तो 1,06,137 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। प्रमोटर होल्डिंग जो है 96.4% है एंड बुक वैल्यू 13.4 है एंड फेस वैल्यू 10 है। सो बेसिकली गवर्नमेंट का बैंक है एंड 1937 में ये चिदम्बरम जी के द्वारा ये हुआ था, फाउंडेड बाय मिस्टर चिदम्बरम। एंड ये जो 1937 में जो कुछ बैंक नेशनलाइज्ड हुए थे वो थे 14 बैंक एंड 14 बैंक में से एक ये है, जैसे PNB था, कैनरा बैंक था, ये सारे बैंक्स नेशनलाइज्ड हुए थे। तो उनमें से ये एक बैंक था एंड नेशनलाइज ये हुए थे बेसिकली। इट वाज फाउंडेड इन 1937 एंड नेशनलाइज्ड हुए थे 1969 में। ठीक है, तो बेसिकली ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है एंड गवर्नमेंट का बैंक है। तो इसके थोड़े से टेक्निकल एंड फंडामेंटल की बात करते हैं तो ये बैंक ये बैंक का प्राइस जो है वो 50 to 100 DMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है। PE की बात करें तो PE मीडियम से छोटू सी ऊपर है, इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेल्स एंड मार्जिन की बात करें तो देख लीजिए आप कितना क्लीन है सब कुछ। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 100% है, बिल्कुल इंटैक्ट है बरसों से। एंड सेल्स की बात करें तो सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर में बढ़ रही है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ रहा है एंड सब कुछ एवरीथिंग इज लुकिंग परफेक्टली फाइन। प्रोज की बात करें तो कंपनी का लास्ट 5 years में 18.5% का CAGR बढ़ा है। एंड कॉन्स की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारा कुछ लिखा है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला जो है ये तो मैं निग्लेक्ट करूंगी कि बुक वैल्यू से ऊपर ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स में ये दिखाता है। दो द कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट्स, इट्स नॉट पेइंग आउट एनी डिविडेंड। ठीक है, कंपनी की जिसको नहीं पता उसको मैं बता दूं कि डिविडेंड की कंपनी की मर्जी होती है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती है कि जरूरी देना है। उनकी मर्जी होती है, चाहे वो प्रॉफिट कमाए चाहे नहीं, वो उनकी मर्जी होती है, देना है कि नहीं देना उनकी मर्जी होती है। तो ये कोई कॉन नहीं है, इट्स नॉट ए बिग इशू। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है वो लो है। ठीक है, डिलीवर्ड पोर सेल ग्रोथ इन 5 years, ठीक है, ओके, नो इश्यूज। आपने देखा कि यहाँ पे ग्रो कर रही है तो इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है। कंपनी हैज लो रिटर्न, ये भी कुछ दिक्कत की बात नहीं है इतनी। ये यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत की बात कर रहा है क्योंकि इनके ऊपर लाइबिलिटीज हैं 2,15,627 करोड़ की। ये है अब थोड़ी सी दिक्कत की बात। एंड क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर में है तो इतना कोई दिक्कत वैसे करता भी नहीं है, इसमें बैंक में आगे पीछे चलता रहता है क्योंकि RBI से लोन लेते हैं, RBI से लोन लेके फिर आगे लोन देते हैं या कुछ होता है तो उस तरीके से इनके ऊपर लाइबिलिटी होती है। तो यूजुअली बैंक्स के ऊपर होती है लाइबिलिटी। ठीक है, अब कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट। ठीक है, अर्निंग इंक्लूडेड, हाँ ये होता है कि कंपनी अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटी क्योंकि कंपनी में क्या देखा जाता है, जो बैंक होते हैं बेसिकली फाइनेंशियल सेक्टर में होते हैं, उनकी फाइनेंशियल एक्टिविटी के अलावा या ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अलावा किसी और से आए तो वो थोड़ा सा कंसर्निंग होता है, पर इतना कंसर्निंग वो भी नहीं होता है क्योंकि वो पैसे आ रहे हैं ना बेसिकली। ये होना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपका कोर बिजनेस है, जो मेजर आपका, जैसे फाइनेंसिंग में ये बैंक है, फाइनेंसिंग में तो फाइनेंसिंग में बिल्कुल ही नील हो रखा है एंड बाकी से आ रहा है तो आपका प्रॉफिट में आ रहा है, वो नहीं होना चाहिए। पर अगर आपका ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग का सही चल रहा है एंड फिर अदर इनकम आ रही है तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो ये कौन नहीं लग रहा मुझे, उतनी कोई दिक्कत की बात नहीं लग रही मुझे। ओके, तो अभी की बात करते हैं। इसका जो रिजल्ट आया था दिसंबर का Q3 का, वो अच्छा जंप उसमें देखा गया था रेवेन्यू में। ठीक है, इंटरेस्ट में भी अच्छा जंप देखा गया है एंड पर यहाँ पे एक्सपेंसेस जो है वो कम हुए हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अब फाइनेंशियल प्रॉफिट की बात करें, यही बात मैंने आपको ऊपर करी कि अगर फाइनेंसिंग से नहीं आ रहा किसी बैंक में तो वो वहां पे दिक्कत की बात हो जाती है। तो यहाँ पे -183 है। देखिए अब Q2 में -481 था, यहाँ पे -183 है। तो ये मतलब आप देख लीजिए 300 के आसपास यहाँ पे कम हुआ है। ये लैक्स में होता है, ठीक है, ये सारा कुछ फिगर्स जो है तो 300 लाख के आसपास कम हुआ है। मतलब 300 लाख मतलब 30 करोड़ के आसपास इनका माइनस से कम हुआ है। ठीक है, तो ये एक ग्रोथ है, मेरे हिसाब से ये एक ग्रोथ है। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो इसका आ रहा है 1079 का प्रॉफिट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बात ये आती है कि जो अदर इनकम की बात करी थी
तो वो बात यहाँ पे आती है कि यहाँ पे तो ये माइनस में है ना, पर यहाँ पे इनकी अदर इनकम से आ रहा है, मतलब आप देख लीजिए 126 करोड़ के आसपास अदर इनकम से आ रहा है इनके पास, तो वो उसकी वजह से यहाँ पे ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया एंड यहाँ पे ये अच्छा आया है। तो बेसिकली फाइनेंसिंग की एक्टिविटी से इनके पास नहीं आ रहा, तो वहां पे एक थोड़ी सी कंसर्न की बात होती है। अब एक बार ना नीचे चल के इनके पास कैश फ्लो की बात कर लेते हैं। देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो बैंक्स होते हैं या जो फाइनेंस के इसमें होता है, तो उनकी हमेशा ना इस पे नजर डाली जाती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से उनके पास क्या आ रहा है। ऑपरेटिंग देखा जाता है, हर एक केस में ऑपरेशन का देखा जाता है, पर जो फाइनेंशियल सेक्टर में होते हैं, फाइनेंस के सेक्टर में होते हैं, उनका फाइनेंशियल एक्टिविटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो अब देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब बैंक है तो पैसों में ही ऑपरेट कर रहे हैं, तो वो है माइनस में। जैसे कि आपको ऊपर बताया कि इनके ऊपर लाइबिलिटी है बहुत ज्यादा, है ना, तो वो जा रहा है माइनस में। यहाँ पे पॉजिटिव में था 22 में, यहाँ पे माइनस में चला गया मार्च में। अब मुझे लगता है कम आएगा, क्यों? क्योंकि ये देखिए आप मार्च में, ये वाला नहीं, ये वाला देखिए आप कि मार्च में यहाँ पे जो आया था वो यहाँ पे आप पूरा क्वार्टर देखेंगे तो पूरे क्वार्टर में ना यहाँ पे मार्च आ गया। यहां से देखते हैं 197, 629, 390, 544, ठीक है, ये आया था, तो उसको इंक्लूड करके इन्होंने सारा वहां पे दिया। अब यहाँ पे देखेंगे आप तो यहाँ पे ना कम आ रहा है, ठीक है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे इस बार थोड़ा सा कम आ जाएगा, माइनस में थोड़ा सा कम आएगा, मतलब मेरे को लगता है 800 के आसपास माइनस में आएगा यहाँ पे। तो वो एक अच्छा बात है कि यहाँ से 15,000 से मतलब इतना कर लेके आएंगे 800 के आसपास, तो वो एक अच्छी बात हो जाएगी, ठीक है। तो 800 सॉरी मेरे को लगता है इससे ज्यादा आएगा, 800 में थोड़ा सा मिसकैलकुलेट करके थोड़ा सा ज्यादा आएगा, तो मुझे लगता है यहाँ पे हो जाएगा वो सेटल। तो अब देखिए इसकी फाइनेंसिंग की इस पे भी बहुत फर्क पड़ा है, तो मैं इनको इतना वो नहीं करूंगी क्योंकि मुझे लगता है कि ये इतना स्ट्रांग नहीं है, पर सिंस ये बैंक है एंड फाइनेंस के सेक्टर में है, तो आगे आने वाला जो इंडिया में हो रही है चीजें वो काफी अच्छी होने वाली है। तो मुझे लगता है कि फिर भी चांसेस है कि गवर्नमेंट का है तो ग्रो करेगा, ठीक है। अब प्रमोटर्स की होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे 96.38% जो है प्रमोटर्स के पास है, 0.03% जो है वो FIIs के पास है। आप देख सकते हैं FIIs ने ना सितंबर से दिसंबर में अपनी होल्डिंग कम करी है इसमें, जो कि बड़ी अच्छी बात नहीं होती। DIIs ने भी अपनी होल्डिंग कम करी है, अगेन अच्छी बात नहीं है, पब्लिक के पास थोड़ा सा ज्यादा गया है। पर इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आप यहीं से देख लीजिए कि यहाँ पे कम थी मार्च 21 में, जून में इन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है कुछ थोड़ी सी, 95.84 से 96.38 चले गए, तो यहाँ पे इन्होंने होल्डिंग बढ़ाई है, जो कि एक काफी अच्छी बात है, ये पॉजिटिव साइन होता है, तो ये एक अच्छी बात है। अब चलते हैं चार्ट पे। ओके, तो अब चार्ट में यहाँ पे EMA क्रॉस का तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि ये ऊपर भाग चुका है। यहाँ पे हम एक बार रेंज का देख लेते हैं, रेंज से अगर निकला हुआ होगा तो भी हमें ओके, तो ये स्टॉक रेंज से निकला हुआ है एंड रेंज से निकलने के बाद ये भाग चुका है एंड अभी ये इस स्टेज पे है कि ये कंसोलिडेट होने के कगार पे है। अब हमें इस चीज में एक और चीज भी देखनी पड़ेगी कि यहाँ पे डिलीवरी वॉल्यूम कितना आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग भी देखना पड़ेगा कि क्या कर सकता है आगे, ठीक है। तो पहले इसको छोटू सा ये देख लेते हैं कि RSI के बारे में बात करते हैं। RSI जैसे कि आप अगर हमें को फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब किया आपने तो आपने वीडियोस देखी होंगी कि ये जो है रिवर्सल जोन में आ चुका है कि RSI यहाँ से रिवर्सल दे सकता है एंड यहाँ पे थोड़ी सी कॉन्शियस रहने की जरूरत होती है। शॉर्ट टर्म वाले एंट्री ना बनाए तो अच्छा होता है, RSI सेटल होने दे एंड लॉन्ग टर्म के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि एनी टाइम इज गुड टाइम, क्योंकि कम से कम आपने 1 साल से पहले तो बेचना नहीं है। लॉन्ग टर्म का मेरा मतलब कम से कम 1 साल होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका जो सर्किट है मेरे ख्याल से 20% का, आई एम सो सॉरी, इसका सर्किट, हाँ इसी का है, इसका सर्किट 20% का है, ठीक है। चार्ट पे चलते हैं, तो इसका सर्किट जो है वो 20% का है एंड यहाँ पे इसने 7.88% का मूव दिया है एंड वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पे 15 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम आया है, जो कि नॉर्मल टाइम से काफी ज्यादा है। इसके पास यूजुअली आता है 3 करोड़ 4 करोड़, तो यहाँ पे 7 करोड़ फिर 12 करोड़ एंड यहाँ पे पहुंच गया ये 15-16 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम आया। तो यहाँ पे अपर सर्किट लगाने के कगार पे था, पर नहीं सॉरी 20% का हिस्सा अपर सर्किट तो नहीं, पर इसने मूव दिया था, पर साथ के साथ इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी देखी गई है। तो अब देखिए मुझे लगता है ये स्टॉक अभी और ऊपर जाएगा, RSI जरूर रिवर्सल के इस पे है, अभी और ऊपर जाएगा। इससे पहले मैं आपको यहाँ पे
निकाल के दिखा देती हूँ कि इसका डिलीवरी वॉल्यूम कितना गया है। सो हैंग ऑन। ओके ओके सर आगे पता नहीं कहां से। एनीवे, तो इसका डिलीवरी वॉल्यूम जो है देखिए आप 17 करोड़ के आसपास का इसका वॉल्यूम आया था, फ्राइडे की बात कर रही हूँ, एंड डिलीवरी वॉल्यूम जो है इसका 19.39 है, इनफैक्ट कम हो रहा है। ठीक है, तो ये स्टॉक जो है वो ट्रेड हो रहा है, इसमें इन्वेस्ट नहीं किया जा रहा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया, अगर आप मेरे को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि इन्वेस्टिंग के जो स्टॉक होते हैं वो मिनिमम 30% से ऊपर डिलीवरी वॉल्यूम, उसका डिलीवरी परसेंटेज होना चाहिए। ठीक है, एंड सॉरी डिलीवरी वॉल्यूम बोल रही थी, डिलीवरी वॉल्यूम का परसेंटेज इतना होना चाहिए। तो यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज जो है वो है कितना कितना देखा हमने, 19, ऑलमोस्ट 20% है ना। तो 20% काफी कम है, काफी कम है। तो ये स्टॉक जो है वो ट्रेड हो रहा है, एंड कल मंडे को अगर ये स्टॉक ऊपर गया तो इसमें भारी भरकम प्रॉफिट बुकिंग देखी जाएगी। तो सोच समझ के ही इसमें इन्वेस्ट करिएगा, क्योंकि आरएसआई भी ऐसे जोन पे है कि सेटल हो सकता है। 17 करोड़ के वॉल्यूम के आसपास अगर अब कल को वॉल्यूम काफी अच्छा आता है तो प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली देखी जाएगी। जिसने यहाँ इसके आसपास लिया होगा उसने, देखते हैं कितना, अगर किसी ने रेंज के आसपास लिया होगा तो 20, 22, 25, 27% का प्रॉफिट उसको हो चुका है, एंड डेफिनेटली कोई इतना अच्छा प्रॉफिट बुक करेगा ही करेगा, अगर लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से आप एंट्री बनाइए अगर आप अभी बनाना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, बस शॉर्ट टर्म वाले थोड़ा सा ध्यान से चले। वॉलेटिलिटी रहेगी मार्केट में मंडे को इस स्टॉक में, मुझे डेफिनेटली लगता है। अभी देखते हैं न्यूज का एक बार, कि कोई न्यूज आई तो नहीं है। वैसे मैंने देख लिया था, कोई न्यूज ऐसा आई नहीं है इसमें अभी। तो ये अनाउंसमेंट है उसकी, उन्होंने डायरेक्टर अपॉइंट की है, नई एक फीमेल मोहतरमा है, उन्होंने ज्वाइन किया है। तो अभी इतना कुछ है नहीं। मैं एक बार ना इसको देख लेती हूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इसका क्या रहेगा वो मैं आपको बता देती हूँ। तो हम चलते हैं यहाँ पे वीक्स के उस पे, क्योंकि मुझे पता है कि इतना नहीं हुआ है, पर हमें फिर भी देखना बनता है कि क्या क्या इसकी पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो देखिए यहाँ पे ना पुरानी रेजिस्टेंस हमारे पास काफी है ना। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं स्टॉक हमारा इस टाइम जो ट्रेड कर रहा है वो यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पुरानी रेजिस्टेंस है। ये देखिए, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे छोटी सी रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सपोर्ट भी बना था ये थोड़ा सा, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस आती है। तो देखिए, आप खुद देखिए कि ये जो रेजिस्टेंस चलती आ रही है, ये चलती आ रही है 2004 की है, 2009 की आ रही है, फिर 2013 की आ रही है, फिर 2014 की आ रही है। ठीक है, इस रेजिस्टेंस को तोड़ने में काफी वो वक्त लगेगा मेरे को लगता है। देखिए, फिर 2014 की यहाँ पे भी आई है, फिर ये स्टॉक नीचे गिरा है। बट एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो है ना, यहाँ पे ये बना रहा है हाफ सर्कल। ठीक है, हाफ सर्कल जहां पे बनता है इतना प्रोमिनेंट नहीं है, पर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वो वाला पैटर्न बना रहा है। एक सेकेंड मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देती हूँ थोड़ा सा, अगर बना मेरे से ड्राइंग से ही। तो ये देखिए, ये बना रहा है, एक्सक्यूज माई ड्राइंग थोड़ी सी गड़बड़ है, ये इतनी प्रैक्टिस नहीं हुई है मेरे को, अभी इस पे न्यू चैनल है। तो आप देखिए यहाँ पे ये सर्कल बना रहा है ना, आपने बाकी वीडियोस में देखा होगा कि जब ये सर्कल बनाता है ये ब्रेकआउट के वर्ज पे है। तो यहां से अगर ब्रेकआउट दे दिया इसने तो हमारे क्या हो सकते हैं टारगेट। मैं यहाँ के इमीडिएट टारगेट जो है, यहाँ पे हमें आ सकती है रेजिस्टेंस। फिर से मुझे लगता है एक रेजिस्टेंस हमें यहाँ के 85 के आसपास देखने को मिलेगी। उसके बीच में देख लेते हैं कि कोई हमें रेजिस्टेंस आएगी क्या। बहुत छोटू सी मुझे लगता है यहाँ पे आ सकती है, बहुत छोटू सी, बहुत बड़ी नहीं आएगी, बहुत छोटू सी मुझे लगता है यहाँ पे आ सकती है। ओके, तो चलते हैं अपने डेज वाले पे। तो देखिए, अब इसको ना हमें डिलीट करना पड़ेगा, नहीं तो भाई साहब साथ में चलेंगे। ओके, तो देखिए, तो फिर ये है मेरी एनालिसिस कि मुझे लगता है कि यहां से हम, अगर ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो ये बहुत बड़ी रेजिस्टेंस नहीं है, छोटू रेजिस्टेंस है। तो हम यहां से देख सकते हैं 85 के मूव, एंड 56 पे ये अभी ट्रेड कर रहा है। 85 का मूव देखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसका सर्किट है 20% का, एंड देखे जा सकते हैं मूव। तो ये 50% की यहाँ पे बात हो रही है, 51 के आसपास की। तो जब ये 20% बैंड वाले भागते हैं तो 50% तो उनका 2 दिन का काम है, 40% तो 2 दिन में दे सकते हैं ये। तो मुझे लगता है कि ये Q4 से पहले मुझे लगता है 85 एंड 90 के बीच में, 80 एंड 90 के बीच में ये ट्रेड कर रहा होगा। तो फिर भी मैं थोड़े लंबे ही टारगेट दे रही हूँ, पर ये थोड़ा सा स्टॉक उस तरीके का है कि हाँ
चल सकता है। एंड आप ये देख सकते हैं जब ये रेंज से निकला था तो इसने कितने, ये भी बता दूंगी कितने टाइम में कितने के टारगेट दिए थे इसने। तो यहाँ पे आप देखिए कि इसने दिए थे, लगभग डबल कर दिया था। एंड ये कितने टाइम में दिया था, अगस्त से लेके अक्टूबर, अगस्त सितंबर अक्टूबर, 3 महीने में इसने पैसे डबल कर दिए थे। तो अगर हम यहाँ पे डबल की उम्मीद लेके चले और 3 महीने के लिए हम होल्ड करें तो हम बेसिकली हम तो बहुत कम बोल रहे हैं अभी यहाँ पे, राइट, अभी हम बड़ा कम बोल रहे हैं। तो अगर हम डबल की उम्मीद लेके चले तो यहां से वहां के लिए 89% करना है ना, तो 89% एक बार कर लेते हैं, करके देख लेते हैं हम कितना होता है। 89.90 कर दिया मैंने। तो यहाँ पे डबल देखे तो 106 रुपए का टारगेट लेके चल रही हूँ फिर मैं, है ना। 106 मतलब 112 बनता है वैसे तो, ठीक है। तो यहां से 112 बनता है, मतलब 56 का डबल, तो मैं गलत कर रही हूँ क्या? हाँ 112 ही तो बनता है। I'm so sorry, मैं फिर से कंफ्यूजन में आ गई कि मैं गलत कर रही हूँ क्या। हाँ जी, तो 112 बनता है इसका। तो फिर भी हम थोड़े कम ही टारगेट लेके चल रहे हैं। एंड तो मुझे लगता है कि ये इसमें पोटेंशियल है। बाकी कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, जैसे मैं हर एक वीडियो में बोलती हूँ, क्योंकि अभी मेरा सर्टिफिकेट नहीं आया है, मैं अभी उसकी पढ़ाई कर रही हूँ। एंड कुछ टाइम में वो सर्टिफिकेट भी आ जाएगा, तब मैं आपको बोल सकती हूँ कि हाँ जी, मैं आपको बता सकती हूँ कि हाँ इसको खरीद सकते हैं नहीं खरीद सकते हैं। तो अभी सर्टिफिकेट नहीं आया एंड जिसको नहीं पता उसको मैं बता दूं कि बाय सेल की ऐसी रिकमेंडेशन देना विदाउट एनी सर्टिफिकेट इट्स अ क्राइम। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आपको मैं एनालिसिस करके बता सकती हूँ, पर मैं ये नहीं बोल सकती खरीद लीजिए या बेच दीजिए, क्योंकि इट्स अ क्राइम, क्योंकि ये मार्केट मैनिपुलेट कर रहे हो आप एक तरीके से, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है। तो ये चीजें होती हैं, इसलिए आप बाकी वीडियो में भी देखते होंगे कि बोल लिखा होगा कि आई एम नॉट सेबी सर्टिफाइड, तो मैं आपको बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, तो वो इस वजह से बोला जाता है। जिसको नहीं पता, मतलब मोस्ट ऑफ लोगों को, आप शेयर मार्केट में आपको पता ही होगा वैसे तो, पर जिसको नहीं पता उसका बता रही हूँ। तो ठीक है, अब ये दैट इज इट फॉर नाउ एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, हैप्पी इन्वेस्टिंग।